मूवी की शुरुआत में हम रिचर्डसन नाम के एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो अपने बाकी साथियों से पुलिस स्टेशन के अंदर बातें कर रहा था। तभी अचानक से वहां पर लगा सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है और रिचर्डसन को पता चलता है कि उनके शहर में मौजूद एक बैंक के अंदर किसी ने चोरी करने की कोशिश की है। वहीं दूसरी तरफ हम दो चोरों को बैंक के अंदर देखते हैं जिनका नाम केथ और लोरी है। असल में ये दोनों इस शहर के नहीं है, लेकिन अपने बुरे हालात होने की वजह से इन्होंने यहाँ पर चोरी करने का प्लान बनाया है। केथ और लोरी बंदूक की नोक पर सारे एम्प्लॉइज और सिक्योरिटी गार्ड्स को एक जगह पर इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन जब ये दोनों उनसे पैसे बाहर निकालने के लिए कहते हैं तो इन्हें पता चलता है कि बैंक के अंदर बहुत कम कैश मौजूद है। तभी वहां पर काम करने वाला एक एम्प्लॉय बताता है कि आजकल हमारे शहर में कोई भी कैश के अंदर ट्रांजैक्शन नहीं करता, सब कुछ ऑनलाइन ही चल रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास बहुत कम कैश बचा है। अब इन सारी बातों को सुनने के बाद केथ बहुत ज्यादा निराश हो जाता है। तभी वहां पर मौजूद एक आदमी को अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है, जिसको देखकर केथ और लोरी उसकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये दोनों दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं। फिर इन्हें पता चलता है कि इस आदमी के पास एक दवाई है जिसको खाकर उसका दिल का दौरा बंद हो जाएगा, इसलिए ये दोनों तुरंत उसे दवाई दे देते हैं और फिर कुछ ही सेकंड में उसकी तबीयत ठीक हो जाती है। लेकिन तभी बैंक में मौजूद याकुजा गैंग का एक मेंबर जिसने सिक्योरिटी गार्ड के कपड़े पहन रखे थे, वो अपने फोन से एक नंबर डायल करता है जो सीधा जापान से कनेक्टेड था। उस कॉल के जरिए याकुजा गैंग के बॉस ओयाबुन को मैसेज मिलता है कि आपका कुछ कीमती सामान खतरे में है। अब जैसे ही केथ उस आदमी की हेल्प करने के बाद खड़ा होने लगता है तो अचानक से याकुजा गैंग का मेंबर जो उसकी पीठ में चाकू घुसा देता है, जिसकी वजह से केथ घायल हो जाता है। ये सब देखकर लोरी घबरा जाती है और फिर वो केथ की जान बचाने के लिए जो पर हमला कर देती है। लेकिन इसी दौरान रिचर्डसन अपनी पूरी टीम लेकर बैंक के बाहर पहुंच जाता है, जिसके बाद उसके साथी अपने खतरनाक वेपन्स को बाहर निकालने लगते हैं। लेकिन रिचर्डसन उनको समझाता है कि फिलहाल हमें कोई भी फायरिंग नहीं करनी, मैं अंदर जाकर सारा मामला संभाल लूंगा, तुम लोग बस मुझ पर भरोसा करो। ये सारी बातें सुनने के बाद उसके टीम मेंबर्स अपनी गन्स नीचे कर लेते हैं। फिर रिचर्डसन बहुत सावधानी से बैंक की तरफ जाने लगता है। जैसे ही वो वहाँ के दरवाजे पर पहुँचता है, उसके साथी पीछे से उस पर गोली चलाने लगते हैं, जिसकी वजह से रिचर्डसन सीधा बैंक के अंदर जाकर गिरता है। लेकिन उसने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनी हुई थी, जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है। अब वो जमीन पर लेटे लेटे बस यही समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर उसके साथियों ने उस पर गोली क्यों चलाई। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां हमें पता चलता है कि रिचर्डसन का एक नए टाउन में ट्रांसफर हुआ है जिसका नाम है नॉर्मल। असल में यहाँ पर काम करने वाले एक शेरिफ की कुछ दिनों पहले ही मौत हो गई थी, जिसकी वजह से रिचर्डसन को 8 हफ्तों के लिए इस शहर में ट्रांसफर कर दिया गया है। अब पुलिस स्टेशन में पहुंचने के बाद रिचर्डसन को पता चलता है कि यहाँ का पुराना शेरिफ हैरिस हार्ट अटैक की वजह से मारा गया था। फिर रिचर्डसन पुलिस स्टेशन का लॉकर रूम चेक करता है और वहाँ उसे बहुत सारी ऑटोमेटिक गन्स और ग्रेनेड भी मिलते हैं। अब ये सब देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि नॉर्मल जैसे छोटे और शांत टाउन में इतनी सारी गन्स का होना कोई आम बात नहीं है, और ऊपर से यहाँ पिछले 13 सालों में एक भी क्राइम नहीं हुआ। इसलिए रिचर्डसन को ये सब बातें बहुत ही अजीब लगती हैं। अब रिचर्डसन इन सभी बातों के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसको खबर मिलती है कि पास की ही एक दुकान में किसी बात को लेकर लड़ाई चल रही है। फिर जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो उसको समझ में आता है कि दुकान में आया एक कस्टमर वहाँ के मालिक से इसलिए लड़ रहा है क्योंकि उस दुकान का सामान ऑनलाइन कम दामों में बिक रहा है, लेकिन सेम वही सामान दुकान पर महंगे दामों में बेचा जा रहा है। इस बात को लेकर कस्टमर वहाँ के मालिक से लड़ रहा था। अब रिचर्डसन किसी तरह इन दोनों की लड़ाई शांत करवाता है और फिर कस्टमर को वहाँ से जाने के लिए कहता है। इसी दौरान रिचर्डसन की नजर दुकान में मौजूद एक लॉकर पर पड़ती है जिसको बहुत अच्छे तरीके से लॉक किया गया था। ये देखकर वो उस दुकान के मालिक से पूछता है कि आपने इस लॉकर में क्या रखा है, लेकिन इससे पहले कि वो आदमी कुछ बता पाता, वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आ जाती है जो रिचर्डसन को अपने साथ अपनी दुकान में ले जाती है। फिर वहाँ जाकर वो उसे बताती है कि मैंने एक सामान ऑर्डर किया था, लेकिन जो सामान मेरे घर पर भेजा गया है उन दोनों के कलर में अंतर है। इस बात को लेकर वो रिचर्डसन को शिकायत करने लगती है, लेकिन तभी रिचर्डसन को वहाँ पर एक रेडियो दिखाई देता है और फिर उसको पता चलता है कि वो औरत उस रेडियो के जरिए पुलिस की सारी बातें सुन सकती है। फिर वो बताती है कि मैं ऐसा सिर्फ अपना अकेलापन दूर करने के लिए करती हूँ और वैसे भी हमारे टाउन में कोई भी क्राइम नहीं होता, इसलिए पुलिस की बातें सुनने में कोई हर्ज नहीं है। अब रिचर्डसन भी इस बात से थोड़ा बहुत सहमत हो जाता है, इसलिए वो उस बूढ़ी औरत को कुछ भी नहीं कहता। फिर वो अपने साथी माइक को लेकर सीधा मेयर के घर पर पहुंच जाता है, जहां उन्होंने हैरिस के लिए एक छोटी सी मेमोरियल गैदरिंग पार्टी रखी थी। इसी पार्टी के दौरान रिचर्डसन की मुलाकात डॉक्टर वॉल्टर से होती है, जिन्होंने हैरिस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई थी।
फिर रिचर्डसन उनसे पूछता है कि आखिर हैरिस मारा किस वजह से गया। फिर वो लोग बताते हैं कि हैरिस को मछली पकड़ने के साथ साथ दारू पीने की गंदी आदत थी। हमें उसकी बॉडी उसके घर के पीछे वाली साइड में बर्फ के अंदर जमी मिली। वहीं पर उसके हाथ में एक फिशिंग रॉड भी थी, जिससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद वो फिशिंग करने के लिए गया होगा, लेकिन दारू के नशे की वजह से वो फिसल कर गिर गया और फिर तेज बर्फीली हवाओं की वजह से उसकी बॉडी पूरी तरह से जम गई। इसी हादसे के दौरान शायद उसको हार्ट अटैक भी आ गया होगा। अभी हमें रिपोर्ट से बस यही बातें पता चली है। अब इन दोनों की बातें चल ही रही थी कि तभी वहाँ पर मेयर भी आ जाता है, जिसके बाद वो वोल्टर को बाहर भेजकर रिचर्डसन से टाउन के बारे में बातें करने लगता है। मेयर से मिलने के बाद जब रिचर्डसन घर में घूम रहा था तो उसकी नजर खिड़की के बाहर पड़ती है, जहाँ एक पुलिस ऑफिसर एलेक्स नाम की एक लड़की से झगड़ रहा था, क्योंकि वो मेयर से मिलने की जिद कर रही थी। इसी दौरान हमें पता चलता है कि एलेक्स पुराने शेरिफ हैरिस की बेटी है। अगले सीन में हम रिचर्डसन को एक रेस्टोरेंट में डिनर करते हुए देखते हैं। तभी वहां से जाते वक्त उसकी मुलाकात मायरा नाम की एक औरत से होती है और फिर वो उससे हैरिस के बारे में पूछताछ करने लगता है। तभी मायरा उसको बताती है कि मैं हैरिस को अच्छे से जानती थी, वो हर रोज मेरे रेस्टोरेंट में आकर दारू पीता था और तुम्हें ये बात तो पता ही होगी कि उसकी इसी गंदी आदत की वजह से वो मारा गया। फिर मायरा से कुछ देर बातें करने के बाद रिचर्डसन अपने घर की तरफ जाने लगता है। तभी उसको रास्ते में एक वैन खड़ी दिखाई देती है, जिसके अंदर हैरिस की बेटी एलेक्स थी, जो अपने पिता के गुजर जाने के गम को भुलाने के लिए दारू पी रही थी। अब ये सब देखकर रिचर्डसन भी उसके गम में शामिल हो जाता है, ताकि वो खुद हैरिस के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर सके। फिर वो एलेक्स से कहता है कि तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम किस वजह से इतनी परेशान हो। एलेक्स बताती है कि मेरे पिता की मौत कोई हादसा नहीं था, मुझे पूरा भरोसा है कि ये सब किसी और वजह से हुआ है। मेरे पिता हमेशा ही इस टाउन को लेकर परेशान रहते थे, उनको पता था कि यहाँ पर कुछ तो गलत चल रहा है। इस समय रिचर्डसन भी इन सभी बातों को समझने की कोशिश कर रहा था। तभी एलेक्स उसको ये बताती है कि मुझे कुछ लोग मेरे काम पर जाने से रोक रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि मेरी वजह से वो लोग किसी न किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं। इन सभी बातों को सोच सोच कर मैं पिछले कुछ दिनों से सो भी नहीं पाई। फिर रिचर्डसन एलेक्स को अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर जाता है और फिर वो उसे एक लॉकर रूम में सोने की जगह देता है, जहाँ उसको कोई भी परेशान नहीं करेगा। अब एलेक्स भी रिचर्डसन की इस हेल्प से बहुत खुश हो जाती है और वहीं पर सो जाती है। अगले सीन में हम केथ और लोरी को देखते हैं, जिन्होंने मूवी की शुरुआत में बैंक के अंदर डाका डालने की कोशिश की थी और इस समय ये दोनों बैंक में डाका डालने की प्लानिंग कर रहे थे। तभी सुबह होते ही रिचर्डसन एलेक्स के लिए नाश्ता लेकर आता है, लेकिन वो अभी भी सो रही थी, इसलिए रिचर्डसन उसका नाश्ता वहीं पर रख अपनी टीम के साथ मीटिंग करने के लिए चला जाता है। इसी दौरान पुलिस स्टेशन के अंदर सिक्योरिटी अलार्म बज जाता है, जो बैंक में चोरी होने की वजह से बजा था। अब रिचर्डसन अपनी पूरी टीम को लेकर जल्दी से बैंक के बाहर पहुंच जाता है, जहां वो लोग फायरिंग करने के लिए एकदम रेडी होने लगते हैं, लेकिन रिचर्डसन उनको मना करके खुद बैंक की तरफ जाने लगता है, क्योंकि वो इस मामले को आराम से संभाल सकता था। लेकिन जैसे ही वो गेट के पास पहुंचता है, उसके साथी पीछे से उस पर गोलियां चला देते हैं, जिसकी वजह से वो सीधा बैंक के अंदर जाकर गिरता है। इस वक्त उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि आखिर उसके खुद के साथियों ने ऐसा क्यों किया, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए वो भी उन पर पलटवार करता है। अब रिचर्डसन बैंक के अंदर आ गया था, जहां उसकी मुलाकात केथ और लोरी से होती है, जो अपनी जान बचाने के लिए एक जगह पर छुपे हुए थे, क्योंकि बाहर से पुलिस वाले लगातार उन पर फायरिंग कर रहे थे। ये सब देखकर लोरी रिचर्डसन से कहती है कि हम लोगों ने तो यहाँ पर चोरी करने की कोशिश की थी, इसलिए पुलिस वाले हमें मारना चाहते हैं, लेकिन तुम तो खुद एक पुलिस ऑफिसर हो, फिर आखिर तुम्हारे साथी तुम पर क्यों गोली चला रहे हैं। अब ये बातें सुनकर रिचर्डसन बताता है कि इस टाउन के अंदर जरूर कुछ गड़बड़ चल रही है। इसी दौरान रिचर्डसन की नजर बैंक के मैनेजर पर पड़ती है और फिर वो उसके सिर पर बंदूक तान कर पूछता है कि बताओ ये सब क्यों हो रहा है। फिर मैनेजर उन सभी को एक लॉकर के पास ले जाता है, जिसके अंदर बहुत सारा पैसा और सोने के बिस्किट थे। ये देखकर रिचर्डसन समझ जाता है कि वो सभी पुलिस वाले इस खजाने को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर मौका मिलते ही मैनेजर वहां से भागकर अपनी गन लेने के लिए चला जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो रिचर्डसन पर गोली चला पाता, उस बेवकूफ के हाथ से गलत वक्त पर ट्रिगर दब जाता है, जिसके कारण उसकी खुद की जान चली जाती है। फिर रिचर्डसन केथ और लोरी के पास आकर कहता है, देखो दोस्तों, अगर हमें अपनी जान बचानी है तो हमें एक साथ मिलकर काम करना होगा, क्योंकि वो पुलिस वाले हमें मारने के लिए कुछ भी कर
सकते हैं, इसलिए हमारी भलाई इसी में है कि तुम दोनों मेरे साथ मिलकर काम करो। तभी अचानक से बैंक के अंदर एक कॉल आती है जो मेयर की थी। इस वक्त मेयर भी बैंक के बाहर अपनी पुलिस टीम के साथ मौजूद था। वो रिचर्डसन से कहता है कि तुम चुपचाप सरेंडर कर दो, क्योंकि मेरे साथ पूरा शहर है, इसलिए तुम कहीं भी नहीं जा पाओगे। ये सारी बातें सुनकर रिचर्डसन उससे पूछता है कि आखिर आप लोग ये सब क्यों कर रहे हो। फिर मेयर जवाब देता है कि तुम हमारे टाउन के बीते कल के बारे में कुछ भी नहीं जानते। यहाँ के लोगों के हालात बहुत ज्यादा बिगड़े हुए थे। हमारे पास खाना खाने तक के पैसे नहीं थे और यहाँ तक कि किसी को भी हमारे टाउन की चिंता नहीं थी, क्योंकि ये जगह बाकी शहरों से बहुत दूर है। इसी दौरान हमारी मुलाकात याकूजा क्लान के लोगों से हुई, जो बहुत सारा पैसा कमा रहे थे और उनको अपना ब्लैक मनी रखने के लिए कोई सेफ जगह चाहिए थी, इसलिए उन्होंने हमारा टाउन चुना। इस डील के बदले उन्होंने हमें काफी सारा पैसा ऑफर किया, जिससे हमारा टाउन धीरे धीरे करके बेहतर बनने लगा। अब हम सब लोग पिछले कुछ सालों से उनके लिए ही काम करते हैं, लेकिन अब तुम्हें हमारे इस पैसे के बारे में पता चल गया है, इसलिए तुम्हारा मरना तो जरूरी है। फिर ये सारी बातें सुनने के बाद रिचर्डसन पूछता है कि क्या आप सच में मुझे मारने वाले हो। मेयर कहता है कि अगर तुम उन दोनों चोरों को ठिकाने लगा दोगे जो हमारे टाउन को लूटने के लिए आए थे, तो शायद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। और ये बात सुनते ही रिचर्डसन फोन काट देता है। तभी अचानक से पूरे टाउन की लाइट चली जाती है, क्योंकि वहाँ पर बर्फीला तूफान आ गया था। अब मेयर और पुलिस वाले बैंक के बाहर खड़े होकर बस यही सोचने लगते हैं कि आखिर अब रिचर्डसन क्या करने वाला है। लेकिन तभी एक ग्रेनेड सीधा मेयर के पास आकर फटता है, जिसके कारण उसकी बॉडी के चीथड़े उड़ जाते हैं। ये देखकर सारे पुलिस वालों की हवा टाइट हो जाती है। तभी हम रिचर्डसन को देखते हैं जिसने ये कांड किया था। अब उसको बैंक के अंदर बहुत सारे वेपन्स मिल गए थे, जिनके दम पर वो उन सभी पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर हमला कर देता है और फिर किसी तरह से केथ और लोरी को लेकर बैंक से बाहर भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ जापान में याकूजा क्लान का बॉस लगातार नॉर्मल टाउन में कॉल कर रहा था, लेकिन जब वो लोग कोई भी जवाब नहीं देते तो वो समझ जाता है कि अब उसी को कुछ करना पड़ेगा, इसलिए वो अपने सारे आदमियों को लेकर नॉर्मल टाउन के लिए निकल पड़ता है। तभी हम फिर से रिचर्डसन को देखते हैं, जो केथ और लोरी को लेकर एक दुकान में पहुंच गया था। इस वक्त केथ की हालत खराब होती जा रही थी, क्योंकि चाकू लगने की वजह से उसका बहुत सारा खून बह गया था। लेकिन तभी वहां पर दुकान की मालकिन आ जाती है, जो रिचर्डसन के सामने उसकी हेल्प करने का नाटक करती है। लेकिन मौका मिलते ही वो अपनी गन निकालकर उनके ऊपर गोलियां बरसाना शुरू कर देती है। फिर रिचर्डसन किसी तरह से अपनी जान बचाकर एक अलमारी के पीछे छुप जाता है और फिर वो सही मौके पर बूढ़ी औरत के ऊपर हमला करके उसको नीचे गिरा देता है। तभी मौका मिलते ही लोरी एक नुकीला औजार लेकर उस बुढ़िया का काम तमाम कर देता है। फिर रिचर्डसन जल्दी से केथ की मरहम पट्टी करने लगता है, जिसके बाद वो उन दोनों को समझाता है कि हमें कुछ भी करके पुलिस स्टेशन पहुंचना होगा, क्योंकि वहां पर एक बहुत बड़ा ट्रक है जिसके जरिए हम आसानी से इस टाउन से बाहर निकल सकते हैं। फिर वो उन दोनों को समझाने के बाद बहुत ही सावधानी से पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन इसी दौरान एक आदमी उनके ऊपर गोली चला देता है, जिसकी वजह से रिचर्डसन एक दुकान के अंदर जाकर गिरता है। लेकिन उसने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनी हुई थी, इसलिए उसकी जान बच जाती है। वहीं दूसरी तरफ केथ और लोरी अपनी जान बचाने के लिए एक कार के पीछे छुप जाते हैं। तभी रिचर्डसन जिस दुकान के अंदर गिरा था, वहां का मालिक उसके ऊपर लोहे की रॉड से हमला करने लगता है। फिर कुछ देर तक उन दोनों के बीच खतरनाक लड़ाई चलती है, लेकिन आखिर में रिचर्डसन किसी तरह से उसको हराने में कामयाब हो जाता है। फिर वो उस दुकान के लॉकर को खोल कर देखता है, जिसके अंदर बहुत सारा डायनामाइट और फ्लेयर बॉम्ब रखे हुए थे। इस समय दुकान के बाहर केथ और लोरी खुद को उस आदमी से बचाने की कोशिश कर रहे थे, जिसने थोड़ी देर पहले उन पर गोलियां चलाई थी। फिर जैसे ही वो आदमी उनके पास आता है, केथ उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा घायल था, इसलिए कुछ नहीं कर पाता। अब उनका दुश्मन उनको मारने ही वाला था, तभी अचानक से एक बड़ा सा बॉम्ब उसके सिर पर आकर गिरता है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। ये सब देखकर केथ काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो किसी तरह से बच गए थे। लेकिन तभी वहाँ पर बाकी के लोग अपनी गन्स लेकर आ जाते हैं और फिर उन्हें पता चलता है कि उनका एक साथी मारा गया, जिसके कारण उन सभी को गुस्सा आ जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, उनके पास अचानक से बहुत सारे फ्लेयर बॉम्ब्स आकर गिरने लगते हैं। अब उन लोगों को लगता है कि ये सभी नॉर्मल फ्लेयर हैं, जिनसे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जब वो एक एक करके फटना शुरू करते हैं, तो उन्हें समझ में आता है कि रिचर्डसन ने उनके ऊपर फ्लेयर बॉम्ब का इस्तेमाल किया है। फिर वो सभी अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिचर्डसन उस जगह को दिवाली के धमाकों में बदल देता है, जिसकी वजह से वो सभी मारे जाते हैं। अगले सीन में हम केथ और लोरी को देखते हैं, जो किसी तरह से पुलिस स्टेशन में पहुंचकर उस ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तभी पुलिस स्टेशन में काम करने वाली एक ऑफिसर उन्हें देख लेती है। फिर वो अपनी गन निकालकर उनकी तरफ आगे बढ़ने लगती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती,
रिचर्डसन वहाँ पर आकर उससे गन ले लेता है, लेकिन इसी दौरान वहाँ पर खड़ी एक कार सीधा उस ऑफिसर के ऊपर जाकर गिरती है, जिसके कारण उसका खेल वहीं पर समाप्त हो जाता है। फिर रिचर्डसन केथ और लोरी के पास आकर उन्हें ट्रक स्टार्ट करना सिखाता है ताकि वो दोनों उसके जरिए टाउन से बाहर निकल सके। फिर वो उन्हें बताता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मुझे बाकी लोगों को सबक सिखाना है, इसलिए तुम दोनों अपनी जान बचाकर यहाँ से निकल जाओ। फिर रिचर्डसन उनको सही सलामत ट्रक में बिठाकर पुलिस स्टेशन से रवाना कर देता है और खुद वहाँ पर मौजूद हथियारों को लेकर लड़ाई करने के लिए एकदम रेडी हो जाता है। फिर जैसे ही वो पुलिस स्टेशन से बाहर निकलने लगता है तो अचानक से रेस्टोरेंट की मालकिन मायरा वहाँ पर आ जाती है और उसके ऊपर शॉटगन से हमला कर देती है। अब ये बात तो आप जानते ही हो कि रिचर्डसन ने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनी हुई है, इसलिए वो ज्यादा घायल नहीं होता, लेकिन वो मायरा से पूछता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो। फिर वो उसको पूरी कहानी बताते हुए कहती है कि मैंने ही तुम्हारे पुराने शेरिफ हैरिस को मारा था। दरअसल वो याकुजा क्लान के साथ होने वाले डील के खिलाफ था, जिससे हमारे टाउन का बहुत नुकसान हो जाता, इसलिए मुझे उसे मारना पड़ा। जिस दिन वो मेरे रेस्टोरेंट में ड्रिंक करने के लिए आया था, तब मैंने उसकी ड्रिंक में नशे की दवा मिला दी थी, जिसको पीकर वो बेहोश हो गया। फिर मैं उसकी बॉडी को उसके घर के पीछे वाली साइड पर ले गई, जहाँ मैंने उसके ऊपर बहुत सारी बर्फ डाल दी ताकि सबको यही लगे कि वो रात भर नशे की हालत में यहीं पर पड़ा रहा और उसकी बॉडी बर्फ से ढक गई। अब ये सारी कहानी बताने के बाद मायरा रिचर्डसन को शूट करने लगती है। तभी अचानक से लॉकर के अंदर बैठी एलेक्स उसको अपनी तरफ खींच लेती है और फिर वो उसकी दूसरी गन निकालकर उसको खत्म कर देती है, क्योंकि एलेक्स को सच्चाई का पता चल चुका था कि इस औरत ने ही उसके पिता का खून किया है। फिर मायरा से छुटकारा पाने के बाद एलेक्स और रिचर्डसन आपस में बातें करने लगते हैं, जहाँ एलेक्स उसको कहती है कि इस पूरे टाउन ने मिलकर मेरे पिता की जान ली है, इसलिए अब मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर इन सब को सबक सिखाना चाहती हूँ। ये बात सुनकर रिचर्डसन उसको अपना पूरा प्लान समझाता है। तभी पुलिस स्टेशन के बाहर बहुत सारे टाउन के लोग इकट्ठा हो जाते हैं जो अपने साथ गन लेकर वहाँ पर आए थे, लेकिन तभी अचानक से वहाँ के गैराज का गेट खुलता है और वो देखते हैं कि एलेक्स पुलिस की वर्दी में एक वैन के अंदर बैठी हुई है। ये सब पता चलते ही वो सभी लोग उसके ऊपर धुआंधार गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं, लेकिन एलेक्स किसी तरह से बचते हुए वहाँ से निकल जाती है। तभी टाउन के लोगों के बीच मौजूद याकुजा क्लान का मेंबर समझ जाता है कि जरूर वो बैंक के अंदर ही गई होगी। अब इससे पहले कि वो लोग कुछ कर पाते, उन्हें रिचर्डसन की आवाज सुनाई देती है जो रेडियो के जरिए सभी से बात कर रहा था। वो बताता है कि इस वक्त मेरी होनहार ऑफिसर तुम्हारे बैंक के अंदर गई है, जहां वो तुम्हारे पूरे खजाने के चारों तरफ डायनामाइट लगाकर उसे एक्टिवेट कर देगी। अगर तुम लोग मेरी शर्त नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारे इस पूरे खजाने को राख में बदल दूंगा। अब ये सारी बातें सुनने के बाद वो सभी लोग रिचर्डसन से मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी रेस्टोरेंट के अंदर रिचर्डसन उनको बताता है कि मेरे पास एकदम जबरदस्त प्लान है जिससे हम याकुजा क्लान को बेवकूफ बना सकते हैं। हम उन लोगों के सामने ऐसा दिखाएंगे कि हमारे टाउन में मौजूद बैंक के बाहर एक कार एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से हमारे लोगों ने गलती से डर के मारे याकुजा क्लान को इमरजेंसी कोड भेज दिया, क्योंकि उनको लग रहा था कि बैंक में चोरी होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रिचर्डसन का प्लान सुनकर सभी लोग उसकी बात मान लेते हैं। फिर अगली सुबह वो सभी लोग बैंक के बाहर पहुंचकर सभी चीजों को इस तरीके से सेट करने लगते हैं कि याकुजा गैंग को यही लगे कि सच में एक्सीडेंट हुआ था। फिर जैसे ही याकुजा क्लान का बॉस ओयाबुन अपनी टीम के साथ टाउन में पहुंचता है तो वहां पर मौजूद एक पुलिस वाला उनको सारी कहानी बताता है, लेकिन वो लोग उसकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते। इसलिए रिचर्डसन उनको बैंक के लॉकर में लेकर जाता है, जहां उनके सारे पैसे एकदम सही सलामत थे। अब अपने पैसों को सही सलामत देखकर ओयाबुन को तसल्ली हो जाती है, जिसके बाद रिचर्डसन उन सभी को एक शानदार पार्टी देता है। लेकिन इसी दौरान ड्रिंक की बोतल को खोलते वक्त उसका ढक्कन सीधा रेस्टोरेंट में मौजूद एक गन पर जाकर लगता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है और उसका ट्रिगर दबने की वजह से ओयाबुन की मौत हो जाती है। अब याकुजा क्लान के मेंबर भड़क जाते हैं क्योंकि उनका बॉस मारा गया था, इसलिए वो सभी पुलिस वालों से लड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन रिचर्डसन के साथ साथ बाकी के लोग भी अपने टाउन को बचाने के लिए याकुजा क्लान पर लगातार हमला करने लगते हैं। इन लोगों के बीच कुछ देर तक खतरनाक लड़ाई चलती है, जिससे पूरा रेस्टोरेंट शमशान में बदल जाता है। लेकिन आखिर में रिचर्डसन और एलेक्स एक साथ मिलकर उन सभी को ठिकाने लगा देते हैं। अब सारी लड़ाई खत्म होने के बाद रिचर्डसन आराम से रेस्टोरेंट में बैठकर पैनकेक खाने लगता है। अब कहानी कुछ महीने आगे जाती है, जहां हमें पता चलता है कि अब नॉर्मल टाउन के हालात एकदम सही हो गए हैं और अब यहां किसी को भी याकुजा क्लान से भी डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसका खेल खत्म हो चुका है। अब सैम नाम के एक आदमी को इस टाउन का नया शेरिफ बनाया जाता है, जिसको रिचर्डसन ने ही चुना था, क्योंकि वो शेरिफ बनने के काबिल था। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको स्टोरी अच्छी
अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।